ऐसा कह सकते हैं अगले कुछ सालों में मतलब क्रिएटिव लोगों के जॉब पे खतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिव लोगों के जॉब पे कभी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि एआई तो उनके लिए एक टूल हो गया ना। नमस्कार, आज हम लोग बैठे हैं मयंक वर्मा जी के साथ और मयंक वर्मा जी इस समय ब्रांडिंग और मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और बिजनेस ट्रेंड के ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। तो एक बार इनकी जर्नी को देखते हैं और उसके से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नमस्कार मयंक जी। नमस्ते। हाँ, मेरी जर्नी जो है बहुत ही, आप कह सकते हैं ना, जिग जैग वाली रही है। ठीक मैंने है। करियर जब शुरू किया था तो मैं पूरा आईटी का ही मेरा था कि मुझे आईटी में आगे जाना है और कोडिंग करना है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं या एप्स बनाने हैं, इस तरह का था। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया करियर में तो उस समय बहुत नया ट्रेंड आया हुआ था 2D 3D एनिमेशन का। तो ठीक है। मैंने सबसे पहले कानपुर कब से, की बात बता रहे हैं? ये 2009 के आसपास का ठीक है। टाइम था जब मैंने जो 2D 3D एनिमेशन है इसमें सीखना चालू किया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंस में की। देन मैंने एमबीए किया मार्केटिंग। तो जो ये जर्नी रही, जब मैं ग्रेजुएशन करके निकला तो मैंने कंपनीज ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग का काम पहले शुरू किया, ब्रांडिंग डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग। तो इसमें मैंने लगभग 100-150 क्लाइंटों को वहाँ पे ऑन दैट टाइम, कंपनी जब ज्वाइन किया तो गेमिंग पे भी कुछ प्रोजेक्ट किए। तो टोटल ओवरऑल 150 क्लाइंट्स के आसपास उसी समय मैंने काम कर लिया था। ठीक है। और कुछ मेजर काम भी मिलने लगे, एज ए टीम लीड हो गया था मैं कंपनीज में। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है, मतलब लाइक जो था ना कि मन नहीं मान रहा था कि इसी लाइन में जाना है या डिज़ाइनिंग ही करना है, था यही करने का, लेकिन कुछ हट के करना था। तो फिर मैंने एमबीए के लिए मैं गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए किया। और एमबीए करने के दौरान मुझे कई सारी चीज़ें पता चली बिजनेस के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, कैसे मार्केटिंग करनी है ना, बिजनेस कैसे करना है, बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया मैंने। उसी बीच मैंने कई सारे ट्रेंड्स भी एनालाइज किए, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ट्रेंड्स थे, कहाँ क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, कैसे इकोनॉमीज एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही हैं, कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ कैसे, पॉलिटिकल जो कहते हैं ना। तो ये आपने एमबीए कब किया? ये 2013 में मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैंने एज ए बिजनेस एनालिस्ट जॉब ज्वाइन किया, जहाँ मैं क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करता था। देन मैं एज ए बिजनेस मैनेजर एक कंपनी को मैंने लीड किया फॉर आईटी क्लाइंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। एंड उसके बाद मेरी जर्नी जो थी वो खुद की एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की मैंने। ठीक है। और खुद के क्लाइंट्स करना चालू किया। और धीरे 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 इस इंडस्ट्री में अब मुझे मोर देन लगभग 10 ईयर्स हो चुके हैं खुद का काम करते हुए। और ओवरऑल तो आई थिंक 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। तो लखनऊ कब आए आप? लखनऊ में एक्चुअल में मेरे ब्रदर जो हैं लखनऊ में ही थे जी, में वर्क करते हैं। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उनका यहाँ पे जॉब हो गया था, तो ग्रेजुएशन से ही मेरा आना जाना होने लगा था। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पे जॉब भी किया। एंड देन फिर उसके बाद मैंने एमबीए करने के बाद फिर 1-2 साल मैं दिल्ली में काम किया, एशियन पेंट के साथ काम किया, एचसीएल के साथ काम किया, फिर मैं यहाँ आ गया। आपकी एक बुक भी आपने लिखी हुई है, yes. उसके बारे में कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? वो बुक है बेसिकली एआर एंड वीआर के बारे में, जो आपकी आर्गुमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है। ये किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए, मार्केटिंग के लिए, इस पे ये बुक है। अगर कंपेयर किया जाए अभी करंट मार्केट सिनेरियो से तो आई थिंक इट इज़ अहेड ऑफ द टाइम। तो अभी लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है इंडिया के अंदर, बट यूएस में उसकी सेल भी है और अच्छा कर रहा था। गुड। एक और बुक मैंने लिखी है, द आर्ट ऑफ इमोशनल ब्रांडिंग। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द मार्केटिंग। हाँ, तो उसमें जो एक्सपेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो एआर वीआर का बताया, उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी जो आर्ट है या डिज़ाइन है या जो आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उससे इमोशनली कैसे आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो। लेकिन अभी आपकी हार्ड कॉपी नहीं अवेलेबल है, किंडल एडिशन अवेलेबल है। ठीक है। उसका हार्ड कॉपी में हम अभी और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी उसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसका लिंक दीजिएगा, हम लोग शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो जैसे कि आप आर्ट ऑफ इमोशनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है डिज़ाइन टीम, मार्केटिंग टीम
और सेल्स टीम के बीच में, राइट उसको कैसे आप अपने लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? राइट इसको कहते हैं ब्रांड अलाइनमेंट। ब्रांड अलाइनमेंट बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंटरनल ब्रांडिंग है, जो एक्सटर्नल ब्रांडिंग है, इंटरनल ब्रांडिंग मीन्स हमारा जो परसेप्शन है एम्प्लॉइज़ का ब्रांड को लेके, वो क्या समझता है ब्रांड को, ठीक है। किस तरीके से समझता है, क्या उस ब्रांड की टोनैलिटी को किस तरीके से लेता है। तो इंटरनल जब आपकी ब्रांडिंग सही होती है, मतलब आपकी सेल्स टीम को पता है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, आपका ब्रांड के बारे में जानते हैं, तो एक पर्सनैलिटी जो होती है वो कैरी करता है एक सेल्स पर्सन। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो मतलब ब्रांड अपना स्टार्ट करना चाह रहे होंगे या स्टार्ट कर चुके होंगे, स्टार्टअप होंगे, उनके लिए कुछ शॉर्ट में टिप्स देना चाहें अगर? हाँ बिल्कुल। आप जिस दिन भी अपना ब्रांड बना रहे हैं या आप अपनी कंपनी बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो कंपनी बनाने के टाइम आपके 3 क्वेश्चन होने चाहिए खुद से कि एक तो मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ बाकियों से, दैट इज़ कॉल्ड यूएसपी, और मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है आपका लोगो। लोगो कई बार मैंने देखा है, कई सारे कंपनीज में मैंने ये देखा है कि ओनर बस ऐसे ही सोच लेता है कि ऐसा कुछ मेरा नाम है, उसका कुछ शेप बना दें या उसका कुछ डिज़ाइन बना दें, या ये अच्छा लग रहा है डिज़ाइनर ने सजेस्ट किया है वो रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगो अपने आप में एक स्टोरी है और उसको उसी तरीके से आपको रखना चाहिए। वो आपकी पूरी ब्रांड की एक तरीके से स्टोरी बताता है। फिर आप कई सारे ब्रांड के एलिमेंट्स यूज़ करके उस स्टोरी को और अच्छा कर सकते हो, लेकिन लोगों पे सबसे पहले काम इस समय जैसे बहुत सारे एआई टूल आ गए हैं, बहुत एआई का भी बहुत हाइप हो रखा है, तो कोई क्यों मतलब अगर एक हम यूज़र के हिसाब से अगर बात कर रहे हो या फिर कोई ब्रांड ओनर के हिसाब से बात कर रहे हो, तो वो ऐसा कह सकते हैं अगले कुछ सालों में मतलब क्रिएटिव लोगों के जॉब पे खतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिव लोगों के जॉब पे कभी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि एआई तो उनके लिए एक टूल हो गया ना। अगर आप क्रिएटिव है, आप उसको बताइए मुझे ऐसा कुछ चाहिए, जो डिज़ाइन बनाने में आपको 1 दिन लग रहा है, आपने उसको बताया, उसने आपको एक स्केलेटन बना के दे दिया और उस स्केलेटन पे फिर आपने काम किया। तो एक तरीके से मुझे लगता है क्रिएटिव लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टूल है, उसको यूज़ करना चाहिए। हाँ, जो क्रिएटिव नहीं है, जो सिर्फ टूल्स पे काम करते हैं लोग, जो लाइक डीटीपी ऑपरेटर्स टाइप कर रहे हैं, जिनको फोटोशॉप के टूल्स पता हैं बट क्रिएटिविटी नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए खतरा है। ठीक है, ठीक है। आपका जो एक थर्ड जो आपके प्रोफाइल पे बहुत मतलब हाईलाइटेड है, जिस पे डिस्कशन करना चाहेंगे, आपने बिजनेस ट्रेंड एनालिटिक्स मतलब ऑब्जर्वर की तरह आप काम करते हो, तो कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? इसकी जर्नी शुरू हुई थी मेरे कॉलेज टाइम में, एमबीए में। तो उस समय फेसबुक बहुत इनिशियल स्टेज पे था, तो उस समय मेरे दिमाग में एक ट्रेंड था कि व्हाई नॉट वी शेयर आवर फीलिंग, लाइक आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो इस तरह का कुछ था नहीं फेसबुक में उस समय। तो मैंने एक टीम से डिस्कस किया इसको कि मैं अपना खुद का सोशल लॉन्च करना चाहता हूँ, जिसमें मैं ये फीलिंग्स का शेयर कर सकूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं क्या म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, या इस तरह की सारी चीज़ें जो आज आप फेसबुक में देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस समय मतलब डिसाइड किया, उसका एक पूरा स्केलेटन बनाया और एक छोटा सा मैंने मतलब अपने लेवल पे छोटा सा एक बना के सोशल मीडिया भी बनाया था, वो फ्री टूल था, उसके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया था। आफ्टर 2 ईयर मैंने देखा कि फेसबुक में भी ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा। और सेम टाइम पे मैंने एक ऐसे ही उस समय मैं मतलब ट्रेंड्स को एनालिसिस कर रहा था, तो उस समय स्मार्ट वॉच का हो रहा था कि स्मार्ट वॉचेस आएंगी मार्केट में जो आपकी स्टेप्स काउंट करेंगे। तो मेरा ये था कि एट अ टाइम कुछ समय बाद ये भी ट्रेंड हो सकता है कि हम उस पर हार्ट रेट मॉनिटर करें और वो एक SOS भेज दे कि जिससे हमारे डॉक्टर्स को पता चल जाए या हमारे रिलेटिव्स को पता चल जाए कि इसको अटैक आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है। तो वो भी मैंने देखा कि हुआ। एट सेम टाइम मुझे एक वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक PPT बनानी थी। तो उस PPT में क्या था कि मुझे दिखाना था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको कंपैरिजन था एक तरह का। तो मैंने उसमें जो प्रेडिक्शंस थे वो जो उस समय के अकॉर्डिंग
12 के आसपास का टाइम होगा। तो प्रिडिक्शंस थे, ऑलरेडी अवेलेबल भी थे, कुछ रिसर्च पेपर थे। तो उसमें ये था कि 2025 तक चाइना विल बी अ लीडिंग इकोनॉमी एंड इंडिया विल बिकम्स अ लीडिंग इकोनॉमी बाय 2050। ओके। तो जब वो सारी चीज़ें मैं एनालाइज कर रहा था तो उसी बीच आउट ऑफ फैंटेसी मैंने वर्ल्ड वार के लिए भी देखा कि क्या ट्रेंड है, कैसे क्या था। वर्ल्ड वार 1 को स्टडी किया, वर्ल्ड वार 2 को स्टडी किया। तो मुझे एक ट्रेंड दिखा कि 2024 में जो है कि एक वॉर का सिनेरियोज क्रिएट होना चाहिए, बिकॉज कुछ इकोनॉमी का जो है वो अच्छा। कहीं ना कहीं मुझे लगा उस पूरा स्टडी में कि जो पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं वो नहीं चाहते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ इस तरीके से ग्रो करें और मार्केट सिनेरियो चेंज हो। और इस तरह के सिनेरियोज बनाए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि जो इकोनॉमीज़ हैं वो डाउन हो। आप देख ही चुके हो, जैसे श्रीलंका का आप देख चुके हो, पाकिस्तान का देख चुके हो, वहाँ साउथ अमेरिका में कई कंट्रीज़ का आप देख चुके हो, जो इकोनॉमी पूरी तरीके से आप देख रहे हो कि एक समय पे बहुत अच्छी इकोनॉमीज होती थी। अर्जेंटीना के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो एक समय पे कितनी बढ़िया इकोनॉमी हुआ करती थी वो, और कितना लीडिंग, मतलब अभी भी आप जाओगे अर्जेंटीना कितनी बढ़िया हैपनिंग प्लेस है। तो ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कारण यही है, पावर। ठीक है। और जब यूक्रेन का वॉर भी शुरू हुआ था तब भी मैंने ये एक इकोनॉमिक ट्रेंड है ये मेरे, मतलब आई एम नॉट अ पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक आपने मतलब ट्रेंड देखा और उसके हिसाब से एक प्रेडिक्शन दिया। तो यूक्रेन के बारे में क्या आपने यूक्रेन कहा? के बारे में भी मैंने कहा था कि ये वॉर थोड़ा लंबा चलेगा, बिकॉज एट दैट टाइम लोग बोल रहे थे कि ये 2-3 महीने में तो सब रशिया इतना पावरफुल है उसको कैप्चर कर लेगा। बट मुझे वही था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि ये पावर का पूरा गेम है, इकोनॉमिक पावर का। तो उसको इतना फंडिंग मिलता गया, अभी आप देख रहे हो चल रहा है। और ये अभी जो वॉर है 2026 तक पूरा कंप्लीट चलेगा। अच्छा। इंडिया का भी जो है इकोनॉमी को लेके इम्पैक्ट डालने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ठीक है। बट असली चीज़ जो गेम होने वाला है वो नवंबर में होने वाला है, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू होने वाला है। अच्छा। हाँ, और ये होगा बिकॉज इसके पीछे कई सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस हैं। और ये इसका नवंबर में होने का कारण ये है क्योंकि नवंबर में चाइना जो है पहाड़ों पे नहीं आ पाएगा। अच्छा, वो आप एक तरीके से बोल रहे हैं कि वो विंटर टाइम चल रहा होगा तो हम लोग उस समय। और तो क्या ये इंडिया शुरू करने वाला है आपके हिसाब से? इंडिया शुरू करने वाला है, इंडिया की पूरी तैयारी है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी करके रखी है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टाइम कि कुछ इस तरह का सिनेरियोस बन रहे हैं। 71 में भी ऐसा हो चुका है। हाँ, राइट। वो नवंबर वाला जो था सेम सिनेरियो वही रिपीट हो रहा है। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड में जो अगर आप देखो ना, हर एक चीज़ रिपीट हो रही है। अभी आप एलियंस के बारे में सुनने लग गए हो, अभी एलियन फैंटेसी भी चालू हो गया। तो अगर आप उस टाइम में, उस दौर में जाएंगे तो उस टाइम में भी आपको देखो फ्लाइंग सॉसर्स वगैरह देखने को मिले, ये सारी चीज़ें। तो वो सारा सिनेरियो फिर से रिपीट होने वाला है। तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, हर चीज़ में आपको। तो अगर लेकिन अभी जैसे बहुत रीसेंट के हम लोग एक्टिविटी देखा जाए तो जैसे अमेरिका हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, काफ़ी हद तक अभी पीएम जाने वाले हैं, चाइना में भी मीटिंग करने जाने वाले हैं। तो क्या लगता है कि हमारे लिए कौन खास है, अमेरिका खास है कि चाइना खास है, या फिर हमें मतलब दोनों मतलब पाकिस्तान को बैलेंस करने के चक्कर में इन दोनों कंट्री को भी देखना पड़ेगा? अभी देखिए, आप कहीं पे भी जाइए, जो मुझे ट्रेंड समझ में आ रहा है, ना चाइना हम लोगों के साथ खड़ा होने वाला है, ना अमेरिका खड़ा होने वाला है। हाँ, ये लोग साइलेंटली इस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ओपनली कोई नहीं आने वाला है। ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान का ही 1-1 होने वाला है। अच्छा। और उसके बाद ही चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, समय पूरा करा जा रहा है। आपने एक क्वेश्चन आपका और था कि इंडिया क्या इस पे कैसे स्टैंड अलोन कैसे करेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे कि पीएम मोदी बोल रहे हैं ना, स्वदेशी का प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रमोट होने वाला है ये चीज़। जो ट्रेंड मुझे दिख रहे हैं, इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी आने वाले समय में। ठीक है। और स्पेशली ऑटोमोबाइल कंपनीज वो इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में तो इंडियन बाइक्स बहुत पॉपुलरली आपको दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम लोगों का अच्छा खासा चल रहा है। तो ये तो आने वाले समय में इंडिया लीड करेगा ही 2050। तो उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव प्रेडिक्शन रहे आपके। हम लोग तो चाहेंगे कि पीओके के साथ साथ पाकिस्तान भी अंदर ही चला है।
तो अब इस पे आगे हम लोग डिस्कस किया जाएगा, हो सकता है हम लोग नवंबर में दोबारा बैठे हैं इस बात पे। हाँ, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोगों ने आज इसको शूट किया है। आज का डेट आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को आज का डेट है 28 अगस्त। अगस्त को मयंक जी ने ये यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया है। नवंबर तक का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम।